मार्गशीर्ष अमावस व्रत की यह चमत्कारी कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, आज हम जिस पवित्र कथा का रसपान करने जा रहे हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कथा जुड़ी है उस महीने से जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बताया है। पवित्र मार्गशीर्ष का महीना। कलयुग की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जाने अनजाने हमसे न जाने कितने पाप हो जाते हैं, कभी हमारे कर्मों से तो कभी हमारी वाणी से, और यही पाप हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता और अशांति बनकर लौटते हैं। हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हमारे पुराने कर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन हमारे शास्त्रों में आर्षियों मुनियों ने एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताया है, एक ऐसी तिथि बताई है जो पापों का नाश करने के लिए ही बनी है। वह है मार्गशीर्ष अमावस्या। मान्यता है कि आज के दिन सुनी गई यह प्राचीन कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसके शब्द कानों में पड़ते ही आत्मा की शुद्धि होने लगती है। यह कथा न केवल आपके बल्कि आपके पितरों के भी कष्टों को हरने की शक्ति रखती है। कहते हैं, जो भी मनुष्य सच्चे मन से बिना बीच में छोड़े इस कथा को पूरा सुन लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी स्वयं ही खुल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। तो आज अपने मन के सारे द्वारों को खोल दीजिए। संसार की सारी चिंताओं को अगले कुछ मिनटों के लिए भूल जाइए। एक शांत स्थान पर बैठ जाएं और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान करें। याद रखिएगा, कथा को अधूरा छोड़ने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरी भक्ति कभी फलदायी नहीं होती। तो आइए अपने पितरों का स्मरण करते हुए और श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए आरंभ करते हैं मार्गशीर्ष अमावस व्रत की यह परम कल्याणकारी कथा। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा बीच में छोड़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए। चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। यह बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था। वहां के राजा का नाम विक्रमसेन था। राजा विक्रमसेन बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनकी 3 पुत्रियां थीं। सभी राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं। राजा की जो 2 बड़ी राजकुमारियां थीं, रूपा और सोना, वे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती थीं। उन्हें लगता था कि वे दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां हैं। वे अपना सारा दिन सजने संवरने और कीमती कपड़े गहने पहनने में बिता देती थीं। उन्हें अपनी प्रजा या किसी और के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, उसका नाम चंदा था। चंदा अपनी बहनों जितनी गोरी और सुंदर नहीं थी। उसका रंग सांवला था और वह बहुत ही सीधी सादी रहती थी। उसकी बहनें हमेशा उसका मजाक उड़ाती थीं और उसे काली कहकर चिढ़ाती थीं। राजा विक्रमसेन भी अपनी बड़ी बेटियों की सुंदरता पर मोहित थे और चंदा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसके बावजूद चंदा का दिल सोने जैसा था। वह बहुत ही दयालु और समझदार थी। वह अपना ज्यादातर समय पढ़ाई लिखाई करने और राज्य के बड़े बड़े विद्वानों से ज्ञान सीखने में बिताती थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। वह महल के बगीचे में खुद पौधे लगाती और उनकी देखभाल करती थी। वह महल के सेवकों और आम लोगों से बहुत प्यार से बात करती थी। एक दिन राजा विक्रमसेन ने अपनी 3 बेटियों को अपने पास बुलाया। राजा अब बूढ़े हो चले थे और उन्हें अपने राज्य के भविष्य की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने सोचा कि वे अपनी बेटियों की परीक्षा लेंगे, यह जानने के लिए कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और राजकाज संभालने के लायक है। राजा ने 3 राजकुमारियों से एक ही सवाल पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। सबसे बड़ी राजकुमारी रूपा, जो बहुत चालाक थी, तुरंत बोली, पिताजी, मैं आपसे इतना प्यार करती हूं जितना इस दुनिया में सोना है। मेरी नजर में आप सोने से भी ज्यादा कीमती हैं।
राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए। फिर दूसरी राजकुमारी सोना बोली, पिताजी, मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूं जितने आसमान में तारे हैं। मेरा प्यार आपके लिए अनंत है। राजा यह सुनकर और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए। अब सबसे छोटी राजकुमारी चंदा की बारी थी। वह कुछ देर चुप खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूं जितना प्यार एक इंसान को नमक से होता है। यह सुनते ही राजा विक्रमसेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि चंदा ने उनकी बेइज्जती की है। राजा को लगा कि चंदा ने नमक जैसी सस्ती चीज से उनकी तुलना करके उनका अपमान किया है। वह गरज कर बोले, नमक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना नमक से करने की? तेरी दोनों बड़ी बहनों ने मुझे सोने और तारों जितना कीमती बताया और तूने मुझे नमक के बराबर समझा। इसका मतलब यह है कि तेरी नजर में मेरा कोई मोल ही नहीं है। बड़ी राजकुमारियां रूपा और सोना भी अपनी बहन पर हंसने लगी। रूपा ने ताना मारते हुए कहा, देखा पिताजी, हम तो पहले ही कहते थे कि यह लड़की मंदबुद्धि है। इसे तो यह भी नहीं पता कि राजा महाराजाओं की इज्जत कैसे की जाती है। इसने आपको नमक के बराबर बोल दिया। हाँ हाँ हाँ। सोना ने भी बात बढ़ाते हुए कहा, पिताजी, यह तो आपका अपमान है। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो बेटी अपने पिता को नमक जितना प्यार करती हो, उसे इस महल में रहने का कोई हक नहीं है। राजा विक्रमसेन अपनी बड़ी बेटियों की बातों में आ गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसी पल फैसला सुना दिया, चंदा, आज से तू मेरी बेटी नहीं है और न ही इस महल में तेरी कोई जगह है। अगर तुझे मैं नमक जितना ही प्यारा हूं तो जा, आज से तू इस राज्य में कहीं भी रह, लेकिन इस महल में वापस मत आना। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया, इस लड़की को अभी इसी वक्त महल से बाहर निकाल दो। इसे अपने साथ कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं है। जिस हाल में यह खड़ी है उसी हाल में इसे बाहर कर दो। चंदा ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, मेरा मतलब वह नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मैंने तो बस। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। वह गुस्से में चिल्लाए, चुप हो जा, मैं तेरी कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर। सैनिकों ने बेचारी चंदा को पकड़ा और उसे घसीटते हुए महल के बड़े दरवाजे से बाहर धकेल दिया। चंदा रोती रही, चिल्लाती रही, पिताजी, मेरी बात तो सुन लीजिए, पिताजी। पर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। महल के भारी दरवाजे उसके मुंह पर बंद हो गए। चंदा अकेली बेसहारा महल के बाहर खड़ी रो रही थी। उसने जो कपड़े पहने थे बस वही उसके पास थे। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए, क्या करे। रात होने वाली थी और उसे जंगल के जानवरों से भी डर लग रहा था। वह रोते रोते शहर की सड़कों पर चलने लगी। जिन लोगों ने उसे देखा वे उसे पहचान गए, लेकिन राजा के डर से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सब उसे देखकर कानाफूसी कर रहे थे। देखो, यह सबसे छोटी राजकुमारी है, जरूर इसने कोई बड़ा अपराध किया है, तभी महाराज ने इसे महल से निकाल दिया। चंदा को भूख भी लग रही थी। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोते रोते वहीं सो गई। दूसरी तरफ महल में राजा विक्रमसेन अभी भी गुस्से में थे। उन्होंने अपने पूरे महल में हुक्म जारी करवा दिया कि आज से कोई भी चंदा का नाम नहीं लेगा। रूपा और सोना बहुत खुश थीं। उन्हें लगा कि अब राज्य की सारी दौलत और पिता का सारा प्यार सिर्फ उन दोनों का है। वे अपनी छोटी बहन की दुर्दशा पर मन ही मन जश्न मना रही थी। अगली सुबह जब चंदा की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। उसे रात की सारी बातें याद आ गईं और वह फिर से रोने लगी। लेकिन फिर उसने सोचा, रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ करना होगा। वह उठी और काम की तलाश में भटकने लगी। लेकिन उसे राजकुमारी के तौर पर सब जानते थे, इसलिए कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। लोग सोचते थे कि जो लड़की महल में पली बड़ी हो वह भला क्या काम कर पाएगी। शाम तक भटकते भटकते वह शहर के आखिरी छोर पर पहुंच गई। वहां एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी। बूढ़ी औरत बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने चंदा को रोते हुए देखा तो उसे दया आ गई। बूढ़ी औरत ने चंदा को पास बुलाया और पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस हाल में यहां क्यों रो रही हो? चंदा ने अपनी सारी कहानी उस बूढ़ी औरत को सच सच बता दी। बूढ़ी औरत ने चंदा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया।
लेकिन चिंता मत करो, जब तक तुम चाहो मेरी इस गरीब झोपड़ी में रह सकती हो। मेरे पास जो रूखा सूखा है हम बांट कर खा लेंगे। चंदा को जैसे कोई सहारा मिल गया हो। उसने बूढ़ी औरत के पैर छू लिए और कहा, मां, आपने मुझे रहने की जगह दी, यही बहुत है। मैं आपकी झोपड़ी में मुफ्त में नहीं रहूंगी, मैं आपके लिए काम करूंगी। उस दिन से चंदा उस बूढ़ी औरत के साथ रहने लगी। वह जंगल से लकड़ियां लाती, नदी से पानी भरती और झोपड़ी की साफ सफाई करती। उसे बागवानी का शौक तो था ही, उसने झोपड़ी के पीछे खाली पड़ी जमीन पर सब्जियां उगानी शुरू कर दी। अपनी मेहनत और लगन से उसने कुछ ही दिनों में उस बंजर जमीन को एक छोटे से बगीचे में बदल दिया। चंदा उस बूढ़ी औरत की जी जान से सेवा करने लगी। वह बूढ़ी औरत भी चंदा को अपनी बेटी की तरह मानने लगी। चंदा महल के ऐशो आराम भूल चुकी थी। वह अब जमीन पर सोती, मोटा अनाज खाती और दिन भर मेहनत करती। लेकिन उसे इस जिंदगी में एक अजीब सा सुकून मिलता था जो उसे सजी सजाई महल की दीवारों में कभी नहीं मिला था। उसने जो सब्जियां उगाई थीं, वे बहुत अच्छी हुईं। बूढ़ी मां की झोपड़ी के पीछे का बगीचा हरी भरी सब्जियों से लहलहा उठा। वहां टमाटर, बैंगन, पालक और लौकियां खूब फलने लगी। चंदा और बूढ़ी मां पेट भरकर ताजी सब्जियां खाते और जो बच जाता उसे वे अपने पड़ोसियों में बांट देते। एक दिन चंदा ने सोचा कि अगर वे इन सब्जियों को शहर के बाजार में बेचें तो उन्हें कुछ पैसे मिल सकते हैं। इससे वे अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा सकती हैं और सर्दियों के लिए कुछ अनाज भी खरीद सकती हैं। बूढ़ी मां को भी यह बात अच्छी लगी। अगले दिन चंदा सुबह जल्दी उठी। उसने बगीचे से ताजी सब्जियां तोड़ी और उन्हें एक टोकरी में सजाया। वह जानती थी कि अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसने अपना चेहरा एक लंबे घूंघट से ढक लिया ताकि कोई उसे देख न सके। वह टोकरी सिर पर रखकर बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार पहुंचकर वह एक कोने में बैठ गई। उसकी सब्जियां इतनी ताजी और हरी भरी थीं कि देखने वाले रुक जाते थे। अरे बहन, ये पालक कितने का दिया? एक औरत ने पूछा। चंदा ने धीरे से दाम बताया। उसकी सब्जियां देखते ही देखते बिक गईं। शाम तक उसके पास कुछ चांदी के सिक्के जमा हो गए थे। वह बहुत खुश हुई। उसने उन पैसों से घर के लिए थोड़ा आटा और चावल खरीदा और बची हुई रकम बूढ़ी मां के हाथ पर रख दी। बूढ़ी मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने चंदा को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, तू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जब से तू इस झोपड़ी में आई है, हमारे दिन ही बदल गए। अब यह चंदा का रोज का काम बन गया। वह सब्जियां उगाती और उन्हें बाजार में बेच आती। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और अच्छी सब्जियों के चर्चे होने लगे। लोग उसे घूंघट वाली सब्जी वाली के नाम से जानने लगे थे, जो हमेशा ताजी सब्जी और सही तौल देती थी। दूसरी ओर महल में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। राजा विक्रम सेन ने चंदा को तो महल से निकाल दिया था, लेकिन उनके दिल को चैन नहीं था। वे अक्सर रात को जागते रहते और चंदा के आखिरी शब्द, मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूं, उनके कानों में गूंजते रहते। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा। रूपा और सोना अपनी छोटी बहन के जाने से बहुत खुश थीं। अब पूरा महल उनका था। वे राजा पर और भी ज्यादा हुक्म चलाने लगी थीं। वे दिन रात महल के खजाने को अपनी फिजूल खर्ची में लुटा रही थीं। कभी वे कीमती गहने मंगवाती तो कभी दूर देशों से महंगे कपड़े। एक दिन राजा विक्रम सेन ने अपने राज्य की सालगिरह के मौके पर एक बहुत बड़े दावत का आयोजन करने का फैसला किया। उन्होंने दूर दूर के राजा महाराजाओं और अपने राज्य के बड़े बड़े सेठों और जागीरदारों को न्योता भेजा। उन्होंने अपने शाही रसोइयों को बुलाया और हुक्म दिया, देखो, यह भोज ऐसा होना चाहिए जैसा आज तक किसी ने न देखा हो। पकवान ऐसे बने कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। हमारी बड़ी राजकुमारियों रूपा और सोना को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शाही खानसामा बहुत ही काबिल था। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं ऐसे वैसे पकवान बनाऊंगा कि सब याद रखेंगे। भोज की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। महल में हर तरफ पकवानों की खुशबू फैलने लगी। रूपा और सोना एक बहुत उत्साहित थीं। वे अपनी सबसे कीमती पोशाकें और गहने पहनकर तैयार हो रही थीं ताकि वे सबसे सुंदर दिख सकें। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उनकी एक बहन महल के बाहर किस हाल में जी रही है। आखिरकार भोज की शाम आ पहुंची। विजयगढ़ का विशाल दरबार
रोशनी से जगमगा रहा था। दूर दूर से आए राजा महाराजा, मंत्री और बड़े बड़े मेहमान अपनी शानदार पोशाकों में सज धज कर बैठे थे। रूपा और सोना सबसे आगे अपने पिता के पास बैठी थीं। वे दोनों अपनी सुंदरता और महल की शान शौकत देखकर मन ही मन इतरा रही थीं। पूरा दरबार खुशबुओं से महक रहा था। सोने चांदी के बड़े बड़े थालों में तरह तरह के पकवान सजाए गए थे। शाही पुलाव, कोरमा, मलाई कोफ्ता, 56 तरह की मिठाइयां, सब कुछ इतना शानदार लग रहा था कि मेहमानों की आंखें चौंधिया गईं। राजा विक्रमसेन बहुत प्रसन्न थे। उन्हें अपनी शान शौकत पर बहुत गर्व हो रहा था। उन्होंने अपने शाही खानसामे की तारीफ करते हुए सभी मेहमानों से भोजन शुरू करने का अनुरोध किया। आप सबका विजयगढ़ में स्वागत है, कृपया भोजन शुरू करें। राजा ने भी अपने सामने रखे शाही पुलाव का एक निवाला लिया, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। उन्होंने जैसे ही निवाला अपने मुंह में रखा, उनका चेहरा एकदम बदल गया। उन्हें लगा जैसे वे रुई चबा रहे हों। खाने में कोई स्वाद ही नहीं था। उन्हें लगा शायद इस एक ही पकवान में कोई गड़बड़ होगी। उन्होंने पास रखी दूसरी कटोरी से मलाई कोफ्ता छका। वह भी बिल्कुल फीका और बेस्वाद था। राजा का माथा ठनका। उन्होंने घबराकर तीसरी, चौथी और पांचवी चीज छकी, लेकिन दाल, सब्जी, पुलाव, किसी भी चीज में जरा सा भी स्वाद नहीं था। तभी दरबार में बैठे मेहमान भी कानाफूसी करने लगे। अरे, इस खाने में क्या बात है? यह तो बिल्कुल बेस्वाद है। एक राजा ने दूसरे से कहा। लगता है खानसामा कुछ डालना भूल गया, दूसरे ने जवाब दिया। देखते ही देखते पूरे दरबार में शोर मच गया। खाने में नमक नहीं है, एक भी पकवान में नमक नहीं है। रूपा और सोना ने भी जैसे ही खाना चखा, उन्होंने गुस्से में चम्मच पटक दिए। पिताजी, यह क्या बकवास है? हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है। इस खानसामे ने सारे खाने में नमक ही नहीं डाला, रूपा चिल्लाई। राजा विक्रमसेन का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा गया। दूसरे राज्यों के राजाओं के सामने उनकी नाक कट गई थी। इतना बड़ा भोज और खाना ऐसा कि कोई एक निवाला भी ना खा सके। उन्हें अपनी जिंदगी में कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपनी गद्दी से खड़े हो गए और शेर की तरह दहाड़े। कौन है? किसकी हिम्मत हुई मेरे इस शाही भोज का ऐसा अपमान करने की? सैनिकों, फौरन उस शाही खानसामे को पकड़कर मेरे सामने लाओ जिसने यह खाना बनाया है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सैनिकों की दौड़ भाग मच गई। कुछ ही पलों में शाही खानसामा, जो खुद भी डरा हुआ था कि ऐसा कैसे हो गया, कांपते हुए राजा के सामने खड़ा था। खानसामा हाथ जोड़े खड़ा था और डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। वह बोला, महाराज, मैंने तो सब कुछ सही। राजा ने उसकी बात काट दी। चुप रहो। तुम्हारी यह जुर्रत कैसे हुई कि तुमने एक भी पकवान में नमक नहीं डाला? तुमने पूरे विजयगढ़ की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें इसकी सजाए मौत दी जाएगी। खानसामा राजा के पैरों में गिर पड़ा। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने हर पकवान में नमक डाला था। मुझे नहीं पता कि यह सब बेस्वाद कैसे हो गया। मुझ पर रहम करें महाराज। राजा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वे बस चिल्ला रहे थे, ले जाओ इसे और इसे कालकोठरी में डाल दो। कल सुबह इसे फांसी दे दी जाएगी। सैनिक खानसामे को घसीटते हुए ले जाने लगे। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, रुकिए। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ घूम गईं। दरबार के आखिरी कोने से, जहां आम लोग खड़े थे, एक औरत भीड़ को चीरती हुई आगे आई। उसने अपना चेहरा एक लंबे घूंघट से ढका हुआ था। वह वही घूंघट वाली सब्जी वाली थी। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की। रुक जाओ, तुम कौन हो? महाराज के सामने ऐसे आने की हिम्मत कैसे की? लेकिन वह औरत रुकी नहीं। वह हिम्मत करके सीधे राजा के सिंहासन के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक मजबूती थी। महाराज, रुक जाइए। इस बेचारे खानसामे की कोई गलती नहीं है। इसे मत मारिए। राजा विक्रमसेन का गुस्सा तो पहले ही आसमान पर था। अब इस अनजानी औरत की दखलंदाजी ने उन्हें और भड़का दिया। कौन हो तुम? और तुम यह कैसे कह सकती हो कि इसकी कोई गलती नहीं है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इसने पूरे शाही भोज का मेरी इज्जत का मखौल बना दिया है? बड़ी राजकुमारी रूपा भी चिल्लाई, पिताजी, इस घमवार औरत की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसने शाही दरबार का अपमान किया है। इसे भी खानसामे के साथ बंदी बना लो। उस घूंघट वाली औरत ने रूपा की तरफ देखा।
पर कुछ बोली नहीं। उसने अपनी नजरें वापस राजा पर टिका दी और शांति से कहा, महाराज, मैं जानती हूं कि खाना बेस्वाद क्यों है, क्योंकि इस खाने में जानबूझकर नमक नहीं डाला गया है। राजा ने कहा, यह तो हम भी जानते हैं, इसीलिए तो इसे सजा दी जा रही है। नहीं महाराज, उस औरत ने कहा, सजा इसे नहीं, मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि इस खाने में नमक न डालने का हुक्म मैंने ही दिया था। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। सब लोग हैरान रह गए। क्या? राजा अपनी गद्दी से खड़े हो गए। तुम कौन होती हो हुक्म देने वाली, और तुम्हारी पहुंच शाही रसोई तक कैसे हुई? सच सच बताओ, वरना तुम्हारी जान। उस औरत ने गहरी सांस ली। महाराज, मैं आज सुबह ही एक काम वाली बनकर महल की रसोई में शामिल हुई थी। मैंने ही चुपके से सारे खानसामों को यह कहकर भरमाया कि आज के भोज में नमक का इस्तेमाल करना मना है, क्योंकि यह कोई खास पूजा का प्रसाद है। उन बेचारों ने तो बस मेरे कहने पर भरोसा कर लिया। मेहमान राजा महाराजा भी यह अजीबोगरीब बात सुनकर चौंक गए थे। राजा विक्रमसेन गुस्से से कांप रहे थे। एक मामूली काम वाली होकर तूने इतनी बड़ी साजिश रची। तूने मेरे दुश्मनों के कहने पर ऐसा किया है? बोल, तुझे किसने भेजा है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रूपा और सोना भी चिल्लाने लगी। यह जरूर कोई जासूस है पिताजी, इसे अभी मौत की सजा दीजिए। इसने हमारा सिर झुका दिया। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया, पकड़ लो इस औरत को और हटाओ इसके मुंह से यह घूंघट। हम भी तो देखें कि हमारा दुश्मन कौन है। 2 सैनिक उस औरत की तरफ बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे उसे छू पाते, उस औरत ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। रुक जाइए। वह धीरे धीरे अपने हाथों से अपना घूंघट पीछे करने लगी। दरबार में मौजूद हर इंसान की सांसें रुकी हुई थीं। जैसे ही घूंघट हटा, राजा विक्रमसेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। रूपा और सोना, जो अभी तक चिल्ला रही थीं, अपनी बहन को अपने सामने खड़ा देखकर पत्थर की मूरत बन गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां उनके सामने एक साधारण औरत के कपड़ों में उनकी अपनी बेटी राजकुमारी चंदा खड़ी थी। राजा के मुंह से बस इतना निकला, चंदा बेटी, तुम। चंदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी। हां पिताजी, मैं ही हूं आपकी बेटी चंदा, वही बेटी जिसे आपने नमक के बराबर समझकर महल से निकाल दिया था। पूरे दरबार में सन्नाटा ऐसा छाया था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। सभी मेहमान, मंत्री और खुद राजा विक्रमसेन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस बेटी को उन्होंने महीनों पहले बेइज्जत करके महल से निकाल दिया था, वह आज इस तरह उनके सामने खड़ी थी। राजा विक्रमसेन का सारा गुस्सा काफूर हो चुका था। उनकी जगह शर्मिंदगी और एक गहरे सदमे ने ले ली थी। वह कांपती हुई आवाज में बोले, बेटी, तुम यहां, और यह सब क्यों? तुमने यह सब क्यों किया? हमारा इतना बड़ा भोज क्यों बिगाड़ा? चंदा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पूरे दरबार की तरफ एक नजर डाली। फिर उसने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बोलना शुरू किया, पिताजी, मैंने आपका भोज नहीं बिगाड़ा है। मैंने तो बस आपको आपकी गलती का एहसास कराया है। क्या आप सबने यह खाना चखा? उसने मेहमानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सब शाही पकवान है। इनमें दुनिया के सबसे महंगे मसाले हैं, मेवे हैं, केसर है, चांदी के वर्क हैं, सब कुछ है, सिवाय एक बहुत मामूली सी चीज के, नमक। वह रुकी और फिर बोली, बस उस एक चुटकी भर नमक की कमी ने इन 56 भोगों को मिट्टी जैसा बेस्वाद बना दिया। कोई इन्हें अपने गले से नीचे नहीं उतार पा रहा है। सोने चांदी से सजे ये थाल बेकार हो गए हैं, सिर्फ नमक न होने के कारण। राजा विक्रमसेन खड़े खड़े कांप रहे थे। उन्हें अपनी बेटी की बातें समझ आने लगी थीं। चंदा ने अपनी बात जारी रखी, पिताजी, उस दिन मैंने आपसे यही तो कहा था। मेरी बड़ी बहनें आपसे सोने और तारों जितना प्यार करती हैं। सोना बहुत कीमती है, तारे बहुत ऊंचे और अनगिनत हैं, लेकिन आप सोने के बिना अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। आप तारों को गिने बिना भी रह सकते हैं। लेकिन क्या यहां मौजूद कोई भी इंसान नमक के बिना एक दिन भी खाने की कल्पना कर सकता है? नमक खाने में घुलकर अपना वजूद मिटा देता है। चंदा की आवाज में एक दर्द था। वह दिखाई नहीं देता, वह सोने की तरह चमकता नहीं है, लेकिन उसके बिना दुनिया की कोई भी कीमती चीज बेस्वाद है, बेकार है। पिताजी, मेरा प्यार भी आपके लिए वैसा ही है। मैं रूपा और सोना दीदी की तरह मीठी मीठी बातें करके दिखावा नहीं कर सकती। मेरा प्यार नमक जैसा है,
जो चुपचाप आपके जीवन को स्वादिष्ट और जीने लायक बनाता है। मैंने आपसे नमक जितना प्यार इसलिए कहा था क्योंकि नमक ही जीवन का असली स्वाद है, उसका आधार है। उसके बिना सब कुछ फीका है। यह सुनते ही राजा विक्रमसेन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें अपनी गलती का, अपने घमंड का, अपनी नासमझी का एहसास हो गया था। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी सबसे समझदार बेटी को एक सस्ती चीज से तुलना करने पर घर से निकाल दिया था। रूपा और सोना, जो घमंड में चूर थीं, अब डर और शर्म के मारे कांप रही थीं। उनके सिर नीचे झुक गए थे। आज दरबार में मौजूद सभी मेहमानों के सामने उनकी असलियत खुल गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी चापलूसी और चंदा की सच्ची समझदारी में कितना फर्क है। दरबार में बैठे सभी मेहमान राजकुमारी चंदा की बुद्धिमानी देखकर हैरान थे। वे आपस में बातें करने लगे। वाह, राजकुमारी तो सच में बहुत समझदार है। इतनी गहरी बात कितने सीधे साधे ढंग से समझा दी। राजा सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसी बेटी मिली। राजा विक्रमसेन अब खुद को रोक नहीं पाए। वह अपने ऊंचे सिंहासन से नीचे उतरे और लड़खड़ाते कदमों से अपनी बेटी चंदा की तरफ बढ़े। राजा विक्रमसेन अपनी बेटी चंदा के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और गला रूंधा हुआ था। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ जोड़े, जो एक राजा के लिए बहुत बड़ी बात थी। बेटी, वह रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दे। मैं अंधा हो गया था। मैं सोने चांदी की चमक में इतना खो गया कि अपनी असली दौलत, अपनी सबसे समझदार बेटी की कदर ही नहीं कर पाया। तूने आज मेरी आंखें खोल दी। राजा अपनी बेटी के सामने घुटनों पर बैठने लगे। मैंने तुझे नमक जैसी मामूली चीज समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि असली जीवन तो उसी नमक में है। तूने सही कहा था। तेरे बिना मेरा यह राजपाट, यह महल, यह जिंदगी, सब कुछ बिल्कुल इस बेस्वाद खाने जैसा ही फीका है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। चंदा ने फौरन अपने पिता को कंधों से पकड़कर उठाया। नहीं पिताजी, नहीं, आप मेरे पिता हैं। आप पैरों में गिरकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आप मुझसे बड़े हैं। चंदा भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आपको दुख पहुंचाने के लिए यह सब नहीं किया। मैं तो बस आपको यह बताना चाहती थी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूं। राजा ने अपनी बेटी को कसकर गले से लगा लिया। मैं समझ गया बेटी, आज मैं सब समझ गया। बाप बेटी को इस तरह रोते और मिलते देखकर दरबार में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। वे सब राजकुमारी चंदा की समझदारी की तारीफ कर रहे थे। राजा विक्रमसेन ने चंदा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वापस अपने सिंहासन की तरफ बढ़े। उन्होंने चंदा को अपने पास अपनी गद्दी पर बिठाया। फिर वह सभी मेहमानों की तरफ मुड़े। आप सभी राजा महाराजा और मेरे प्यारे मेहमान, राजा ने जोर से कहा, आज आप सबने जो देखा उससे मुझे बहुत शर्म आ रही है। शर्म इस बात की कि मैं अपनी ही बेटी की बुद्धिमानी को नहीं पहचान सका। मेरी दो बड़ी बेटियों रूपा और सोना ने मुझे अपनी झूठी बातों और सुंदरता के जाल में फंसाए रखा। उन्होंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की तरफ गुस्से से देखा। रूपा और सोना डर के मारे थर थर कांप रही थीं। उनके चेहरे का सारा घमंड उतर चुका था। इन दोनों ने हमेशा अपनी छोटी बहन का अपमान किया, राजा ने कहा, और मैं भी इनकी बातों में आकर अपनी इस हीरा जैसी बेटी को महल से निकाल दिया। लेकिन आज मेरी बेटी चंदा ने साबित कर दिया है कि असली सुंदरता तन की नहीं, मन की और बुद्धि की होती है। राजा ने हुक्म दिया, सैनिकों, उस बेकसूर शाही खानसामे को फौरन बाइज्जत रिहा कर दो। उसे जो भी तकलीफ हुई है उसके बदले उसे 100 सोने की मुहरें इनाम में दी जाएं। सैनिक जो हुक्म महाराज कहकर भागे। अब राजा ने अपनी बड़ी बेटियों रूपा और सोना को देखा। और तुम दोनों ने अपनी सुंदरता के घमंड में अपनी ही बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया और मुझे भी गुमराह किया। तुम दोनों इस महल के ऐशो आराम के लायक नहीं हो। यह सुनते ही रूपा और सोना दौड़कर राजा के पैरों में गिर पड़ी। वे रो रोकर माफी मांगने लगी। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम घमंड में अंधी हो गई थीं। वे दोनों अपनी बहन चंदा के पैरों में गिर गईं। चंदा, हमें माफ कर दे बहन। हमने तुझे बहुत सताया, तेरा मजाक उड़ाया। हम तेरी गुनहगार हैं। चंदा का दिल तो पहले ही बहुत नरम था। उसने अपनी बहनों को रोते हुए देखा तो उन्हें तुरंत उठाकर गले से लगा लिया। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। आप मेरी बड़ी बहनें हैं, मुझसे माफी मत मांगिए।
उसने अपने पिता की तरफ देखा। पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए, ये मेरी बहनें हैं। इन्हें सजा देकर मुझे खुशी नहीं मिलेगी। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही सबसे बड़ी सजा है। राजा अपनी छोटी बेटी की इतनी बड़ी समझदारी और दयालुता देखकर दंग रह गए। राजा विक्रमसेन अपनी छोटी बेटी चंदा के विशाल हृदय को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने अपनी बड़ी बेटियों रूपा और सोना को खड़ा किया, जो अभी भी शर्म से सिर झुकाए खड़ी थीं। राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम्हारी छोटी बहन चंदा के कहने पर मैं तुम दोनों को माफ करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज तक तुम दोनों ने सिर्फ अपनी सुंदरता और ऐशो आराम पर ध्यान दिया है। आज से तुम दोनों महल के राजकाज में हिस्सा लोगी। तुम सीखोगी कि प्रजा का दुख दर्द क्या होता है और एक राज्य कैसे चलाया जाता है। तुम अपनी बहन चंदा से सीखोगी कि असली समझदारी किसे कहते हैं। रूपा और सोना ने तुरंत हां में सिर हिला दिया। जी पिताजी, हम वादा करती हैं, हम अपनी बहन चंदा से सब कुछ सीखेंगे और एक अच्छी इंसान बनने की पूरी कोशिश करेंगी। दरबार में सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन मेहमान अभी भी भूखे थे और बेस्वाद खाना मेजों पर पड़ा था। तभी चंदा को उस बूढ़ी मां की याद आई, जिसने उसे बेसहारा होने पर सहारा दिया था। वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मेरी एक विनती और है। जब आपने मुझे महल से निकाल दिया था और इस शहर में किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, तब एक बहुत ही भली बूढ़ी मां ने मुझे अपनी झोपड़ी में पनाह दी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उन्हीं की वजह से। मैं चाहती हूं कि उन्हें यहां पूरे सम्मान के साथ लाया जाए। राजा विक्रमसेन यह सुनकर और भी प्रभावित हुए कि चंदा इतने बड़े मौके पर भी उस गरीब औरत को नहीं भूली। उन्होंने फौरन अपने सबसे बड़े मंत्री को हुक्म दिया, अभी जाओ, एक शाही पालकी लेकर जाओ और उस देवी जैसी औरत को पूरे मान सम्मान के साथ राजमहल लेकर आओ। आज से वह हमारी शाही मेहमान होंगी और उनकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी महल की होगी। मंत्री जो आज्ञा महाराज कहकर तुरंत निकल पड़े। अब राजा ने चिंता से भोज की तरफ देखा, लेकिन बेटी, इन मेहमानों का क्या? यह सारा भोज तो। चंदा मुस्कुराई, पिताजी, भोज बिगड़ा नहीं है, इसमें तो बस जीवन का स्वाद डालना बाकी है। उसने शाही खानसामे को बुलाया, जो अब रिहा होकर खुशी खुशी वापस आ गया था। चंदा ने उसे कहा, आप घबराइए मत, बस मेरी एक मदद कीजिए। आप सारे मुख्य पकवानों को दोबारा गर्म करवाइए और उनमें सही मात्रा में नमक मिलवा दीजिए। खानसामे ने फौरन हुक्म का पालन किया। महल की रसोई में फिर से हलचल मच गई। कुछ ही देर में वही शाही पकवान गर्मा गर्म वापस दरबार में परोसे गए। राजा ने सबसे पहले एक निवाला छका। आह, उनके मुंह से निकला, क्या स्वाद है, यह तो अद्भुत है। सभी मेहमानों ने खाना शुरू किया। जो खाना कुछ देर पहले मिट्टी जैसा लग रहा था, अब वही खाना उन्हें अमृत जैसा लगने लगा। वाह, क्या खाना है! राजकुमारी की जय हो। आज तो राजकुमारी ने हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। पूरा दरबार राजकुमारी चंदा की जय जयकार करने लगा। राजा विक्रमसेन गर्व से अपनी बेटी को देख रहे थे। वह अपनी गद्दी से खड़े हुए और उन्होंने अपना शाही मुकुट उतारा। उन्होंने सबके सामने एक घोषणा की, आज आप सबके सामने मैं यह ऐलान करता हूं, मेरी बेटी चंदा ने यह साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ दिल की बहुत बड़ी है, बल्कि उसमें इतनी बुद्धि और समझदारी है कि वह इस पूरे राज्य को संभाल सकती है। उसने हमें सिखाया कि जो चीजें दिखने में मामूली लगती हैं, जैसे नमक, उन्हीं पर जीवन का आधार टिका होता है। इसलिए आज से विजयगढ़ की बागडोर संभालने वाली मेरी असली उत्तराधिकारी मेरी सबसे छोटी बेटी राजकुमारी चंदा होगी। राजा विक्रमसेन की यह घोषणा सुनकर पूरे दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। सभी मेहमान राजा के इस न्याय और राजकुमारी चंदा की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। महाराज विक्रमसेन का फैसला बिल्कुल सही है। राजकुमारी चंदा जैसी समझदार बेटी ही इस गद्दी के लायक है। विजयगढ़ का भविष्य सच में बहुत उज्जवल है। चंदा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पिताजी ऐसा फैसला लेंगे। वह तो बस अपने पिता को अपनी बात समझाना चाहती थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ऐलान से वह घबरा गई। वह खड़ी हो गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक कहां हूं? मैं तो बस आपकी बेटी बनकर ही खुश हूं। यह गद्दी, यह तो बड़ी दीदी रूपा और सोना का हक है। यह सुनकर रूपा और सोना, जो अब तक चुपचाप खड़ी थीं,
आगे आईं। रूपा ने चंदा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि अपनी बहन के लिए आदर था। नहीं चंदा, रूपा ने कहा, पिताजी ने बिल्कुल सही फैसला किया है। आज तक हम सुंदरता को ही सब कुछ मानती रहीं, लेकिन असली हकदार तुम हो। तुमने हमें और पिताजी हम सबको असली ज्ञान दिया है। इस गद्दी पर बैठकर तुम ही विजयगढ़ का भला कर सकती हो। सोना ने भी हां में हां मिलाई। हां बहन, हम दोनों खुशी खुशी तुम्हारे नीचे काम करेंगी। हमें तुमसे बहुत कुछ सीखना है। अब हमें कोई लालच नहीं है। राजा विक्रमसेन अपनी तीनों बेटियों को एक साथ खड़े देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा जैसे आज उनके दिल से बरसों का बोझ उतर गया हो। तभी दरबार के मुख्य दरवाजे पर हलचल हुई। मंत्री शाही पालकी के साथ लौट आए थे। पालकी दरबार के बीचों बीच रखी गई। मंत्री ने आगे बढ़कर पालकी का पर्दा हटाया। अंदर से वही बूढ़ी मां जिसने चंदा को सहारा दिया था, सहमी सहमी सी बाहर निकली। बूढ़ी मां ने अपनी जिंदगी में ऐसी शान शौकत कभी नहीं देखी थी। सोने चांदी से चमकता दरबार, इतने सारे राजा महाराजा और सैनिक देखकर वह डर गई। उसे लगा कि जरूर उससे कोई गलती हो गई है, तभी उसे सैनिक पकड़कर ले आए हैं। वह कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। चंदा जैसे ही अपनी उस बूढ़ी मां को देखा, वह अपने पिता के पास से, अपनी गद्दी से सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ी। वह भागकर उस बूढ़ी मां के पास गई और उसके पैरों में गिर पड़ी। मां, आप आ गईं, चंदा ने रोते हुए कहा। बूढ़ी औरत अपनी घूंघट वाली सब्जी वाली को राजकुमारी के रूप में देखकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। बेटी, तू राजकुमारी है? चंदा ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। हां मां, मैं ही आपकी बेटी हूं। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपकी वजह से है। अगर उस रात आपने मुझे अपनी झोपड़ी में जगह नहीं दी होती तो मैं न जाने कहां होती। चंदा ने बूढ़ी मां का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर अपने पिता के सिंहासन के पास ले आई। राजा विक्रमसेन खुद अपनी गद्दी से खड़े हो गए और उन्होंने उस बूढ़ी औरत के सामने हाथ जोड़ दिए। मां, राजा ने कहा, आपने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उसका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। आज से आप इस महल में ही रहेंगी, मेरी मां बनकर। बूढ़ी मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजा ने ऐलान किया, आज का यह भोज मेरी बेटी चंदा के वापस आने की खुशी में और मेरी नई मां के स्वागत में हमेशा याद रखा जाएगा। भोज फिर से शुरू हुआ। इस बार खाने में नमक का स्वाद भी था और रिश्तों में प्यार की मिठास भी। रूपा और सोना खुद अपने हाथों से चंदा और बूढ़ी मां को खाना परोस रही थीं। सभी मेहमान इस अनोखे परिवार को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह रात विजयगढ़ के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जब भोज खत्म हुआ और सारे मेहमान राजा महाराजा अपने अपने राज्यों को लौटने लगे, तो उन सबके मन में राजकुमारी चंदा की समझदारी की गहरी छाप थी। वे बातें करते जा रहे थे कि राजा विक्रमसेन कितने भाग्यशाली हैं, जिन्हें चंदा जैसी बेटी मिली, जो न सिर्फ बुद्धिमान है बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा साफ है। अगली सुबह महल में सब कुछ नया नया सा लग रहा था। चंदा, जिसे अब राज्य की भावी महारानी घोषित कर दिया गया था, सुबह सुबह ही उठ गई। उसे महल के नरम बिस्तर पर सोने की आदत नहीं रही थी। वह उठी और सीधे उस कमरे में गई जहां बूढ़ी मां को ठहराया गया था। बूढ़ी मां भी जमीन पर चटाई बिछाकर सोने की आदी थी, इसलिए उन्हें भी महल के मखमली गद्दों पर नींद नहीं आई थी। चंदा ने मां के पैर छुए। मां, आपको यहां कोई तकलीफ तो नहीं? बूढ़ी मां ने उसे गले से लगा लिया। नहीं मेरी बच्ची, बस ये सब इतना बड़ा है कि मुझे डर लगता है। मैं तो एक गरीब औरत हूं, इस सोने चांदी के बीच मेरा क्या काम? चंदा मुस्कुराई। मां, आपने ही मुझे सिखाया था कि महल बड़ा हो या झोपड़ी, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। आप यहां मेरी ताकत बनकर रहेंगी। आप मुझे हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि मेरे पैर जमीन पर ही रहें। आप मुझे उस नमक की कीमत कभी भूलने नहीं देंगी। तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। चंदा ने देखा तो रूपा और सोना खड़ी थीं। वे दोनों आज सादे कपड़ों में थीं। उन्होंने कीमती गहने भी नहीं पहने थे। उनके चेहरे पर घमंड की जगह एक झिझक थी। चंदा, रूपा ने धीरे से कहा, क्या हम अंदर आ सकती हैं? चंदा ने उन्हें अंदर बुलाया। दीदी, आप पूछ क्यों रही हैं? यह महल आपका भी है। रूपा और सोना दोनों बूढ़ी मां के पास गईं और उनके पैरों में झुक गईं। मां, हमें भी माफ कर दीजिए। हमने आपकी बेटी को बहुत दुख दिया है।
बूढ़ी मां ने उन दोनों के सिर पर हाथ फेरा। खुश रहो बेटियों, बीती बातों को भूल जाओ। सुबह हो गई है, नया दिन शुरू करो। रूपा ने चंदा से कहा, चंदा, पिताजी ने हमें तुमसे सीखने को कहा है। क्या आज हम तुम्हारे साथ रह सकती हैं? तुम जो भी करोगी, हम उसमें तुम्हारी मदद करना चाहती हैं। चंदा यह देखकर बहुत खुश हुई कि उसकी बहनें सच में बदल रही हैं। बिल्कुल दीदी, आज मैं सोच रही थी कि हम अपनी उस झोपड़ी की तरफ चलें, जहां मैं और मां रहते थे। वहां पड़ोस में कई गरीब लोग हैं जिनकी मदद की जरूरत है। मैं महल के भंडार से उनके लिए कुछ अनाज ले जाना चाहती हूं। रूपा और सोना ने फौरन कहा, हम भी चलेंगी। हम खुद अपने हाथों से अनाज की बोरियां उठवाएंगी। कुछ ही देर में तीनों बहनें एक साधारण सी बग्घी में बैठकर शहर के उस गरीब हिस्से की तरफ चल पड़ी। उनके पीछे अनाज और कपड़ों से लदी बैलगाड़ियां थीं। जब चंदा वहां पहुंची तो वे सब लोग, जो उसे घूंघट वाली सब्जी वाली के नाम से जानते थे, उसे राजकुमारी के रूप में देखकर हैरान रह गए। चंदा सबसे पहले अपनी उस झोपड़ी में गई। उसने उस बगीचे को देखा जिसे उसने अपने हाथों से सींचा था। उसकी आंखें भर आईं। फिर वह उन सभी गरीब पड़ोसियों के पास गई और अपने हाथों से उन्हें अनाज और कपड़े बांटे। रूपा और सोना भी, जिन्होंने कभी मिट्टी को हाथ नहीं लगाया था, आज खुद बोरियां पकड़कर लोगों की मदद कर रही थीं। उन्हें यह काम करके एक ऐसी खुशी मिल रही थी जो उन्हें महंगे गहने पहनकर भी कभी नहीं मिली थी। यह सब देखकर राजा विक्रमसेन, जो छिपकर अपनी बेटियों को देख रहे थे, बहुत खुश हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि चंदा के मार्गदर्शन में उनकी दोनों बड़ी बेटियां भी सुधर जाएंगी। महल लौटकर राजा ने चंदा को राजकाज के मामलों पर चर्चा के लिए बुलाया। मंत्री और सलाहकार भी वहां बैठे थे। एक बड़ा मामला सामने आया। पड़ोसी राज्य से पानी को लेकर कुछ विवाद चल रहा था और बात युद्ध तक पहुंचने की नौबत आ गई थी। मंत्री ने सलाह दी, महाराज, हमें अपनी सेना तैयार रखनी चाहिए। वे हमारी जमीन से नदी का पानी ले रहे हैं। राजा ने चंदा की तरफ देखा। बेटी, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? चंदा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, पिताजी, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। इससे दोनों तरफ के बेगुनाह सैनिक मारे जाते हैं। क्या हमने उनसे बात करने की कोशिश की? पानी तो भगवान की देन है, उस पर किसी एक का हक कैसे हो सकता है? उसने सलाह दी, क्यों ना हम एक नहर खुदवाए जिससे हमारे राज्य को भी पानी मिले और उनके राज्य को भी। इसमें मेहनत और पैसा लगेगा, लेकिन यह खून बहने से तो अच्छा है। अगर हम आज उनके लिए अच्छा सोचेंगे तो कल वे भी हमारे दोस्त बनकर रहेंगे। राजा और सभी मंत्री चंदा की इस समझदारी भरी बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत पड़ोसी राज्य को दोस्ती का पैगाम भेजा और मिलकर नहर खोदने का प्रस्ताव रखा। पड़ोसी राजा, जो चंदा की बुद्धिमानी के बारे में पहले ही सुन चुके थे, फौरन इस प्रस्ताव के लिए राजी हो गए। इस एक फैसले ने दो राज्यों के बीच होने वाली भयंकर लड़ाई को टाल दिया। विजयगढ़ में हर कोई अपनी नई राजकुमारी के गुण गाने लगा। रूपा और सोना भी अब राज दरबार में बैठने लगीं और चंदा से राजकाज के गुण सीखने लगीं। वे अब समझ चुकी थीं कि असली सुंदरता दिखावे में नहीं, बल्कि लोगों की भलाई करने में है। ठीक वैसे ही जैसे नमक चुपचाप खाने को स्वादिष्ट बना देता है। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। राजकुमारी चंदा का नाम अब सिर्फ विजयगढ़ में ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी राज्यों में बड़ी इज्जत से लिया जाने लगा था। वह हर रोज अपने पिता राजा विक्रमसेन के साथ राज दरबार में बैठती और राज्य के मसलों को सुलझाने में उनकी मदद करती। चंदा को अपनी गरीबी के दिन अच्छी तरह याद थे। उसे पता था कि भूख क्या होती है। इसलिए भावी महारानी बनते ही उसने सबसे पहला काम राज्य के गरीबों के लिए किया। उसने महल के शाही बगीचों का एक बड़ा हिस्सा आम लोगों के लिए खुलवा दिया। उसने अपनी बागवानी की समझ का इस्तेमाल किया और पूरे राज्य में नदी किनारे और बंजर पड़ी जमीनों पर अनाज और सब्जियां उगाने का एक बड़ा अभियान शुरू करवाया। उसने ऐलान किया कि इन बगीचों में जो भी गरीब काम करेगा उसे मेहनत का हिस्सा भी मिलेगा और उसके परिवार के लिए मुफ्त अनाज भी। वह खुद हर सुबह इन जन बगीचों में काम करने जाती। रूपा और सोना भी अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। वे अपनी बहन के इस नेक काम में कंधे से ढककर कंधा मिलाकर उसका साथ दे रही थीं। रूपा, जो हिसाब किताब में अच्छी थी, उसने इन सभी बगीचों और महल के अन्न भंडार का पूरा लेखा जोखा संभाल लिया।
वह यह पक्का करती कि हर गरीब परिवार तक उनका हिस्सा सही सलामत पहुंचे, कोई बेईमानी न कर सके। सोना, जिसे सजने संवरने का शौक था, अब अपनी उस कला का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कर रही थी। वह राज्य में बड़े बड़े स्वास्थ्य शिविरों और शिक्षा केंद्रों का आयोजन करती। वह गांव-गांव जाकर औरतों और बच्चों को साफ सफाई और अच्छी आदतों के बारे में बताती। राजा विक्रमसेन अपनी बेटियों में आए इस बदलाव को देखकर फूले नहीं समाते थे। कहां वह दिन था जब उनकी बेटियां सिर्फ सोने और सुंदरता की बातें करती थीं, और कहां आज का दिन था जब वे तीनों मिलकर प्रजा की सेवा में लगी थीं। वह बूढ़ी मां, जिसे सब अब राजमाता कहकर बुलाते थे, महल के एक हिस्से में आराम से रहती। वह चंदा को हमेशा उसकी पुरानी बातें याद दिलाती रहती। जब भी चंदा कोई बड़ा फैसला लेने जाती, वह उस बूढ़ी मां के पास बैठकर सलाह जरूर लेती। वह मां उसे हमेशा यही सिखाती, बेटी, गद्दी कितनी भी ऊंची हो जाए, हमेशा याद रखना कि एक राजा की असली ताकत उसकी प्रजा होती है। उनका पेट भरा होगा तभी राज्य खुशहाल होगा। चंदा ने अपनी मां की इस सीख को गांठ बांध लिया था। उसके राज्य में विजयगढ़ इतना खुशहाल हो गया था कि वहां कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता था। राज्य का खजाना भी बढ़ने लगा था, क्योंकि पड़ोसी राज्य से नहर बन जाने के कारण खेती दोगुनी हो गई थी और व्यापार भी बढ़ गया था। राजा विक्रमसेन को अब पूरा यकीन हो गया था कि उनकी बेटी चंदा राजकाज संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्हें लगा कि अब उनके आराम करने का और अपनी बेटी को उसकी सही जगह यानी विजयगढ़ के सिंहासन पर बिठाने का वक्त आ गया है। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े राजपुरोहित को बुलवाया और एक शुभ दिन तय करने का आदेश दिया। वह शुभ दिन आखिर आ ही गया। पूरे विजयगढ़ को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज छोटी राजकुमारी चंदा का राज्याभिषेक होने वाला था। राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। आम प्रजा के बैठने के लिए भी खास इंतजाम किए गए थे। राजा विक्रमसेन अपनी गद्दी पर बैठे थे। उनके एक तरफ बूढ़ी राजमाता बैठी थीं, जिनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। चंदा आज एक रानी की पोशाक में थी, लेकिन उसने कोई भारी भरकम गहने नहीं पहने थे। वह हमेशा की तरह सीधी सादी और सौम्य लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। रूपा और सोना अपनी छोटी बहन के दोनों तरफ खड़ी थीं, जैसे उसकी दो सबसे बड़ी ताकत हों। राजपुरोहित ने मंत्र पढ़े। राजा विक्रमसेन अपनी गद्दी से उठे। उन्होंने अपना शाही मुकुट अपने हाथों में लिया और अपनी बेटी चंदा के सामने आए। बेटी, राजा ने भरी आवाज में कहा, आज मैं यह मुकुट, यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस राज्य को मुझसे भी बेहतर तरीके से संभालोगी। तुमने मुझे और इस पूरी दुनिया को सिखाया है कि असली कीमत बाहरी चमक दमक की नहीं, बल्कि अंदर की अच्छाई, समझदारी और दया की होती है। तुमने हमें नमक का असली मोल समझाया है। राजा ने मुकुट चंदा के सिर पर पहना दिया। पूरे दरबार में महारानी चंदा की जय के नारे गूंज उठे। चंदा अपनी गद्दी पर बैठी। उसने सबसे पहले उठकर अपने पिता और अपनी बूढ़ी मां के पैर छुए और फिर अपनी दोनों बड़ी बहनों को गले लगाया। उस दिन के बाद महारानी चंदा ने कई सालों तक विजयगढ़ पर राज किया। उसके राज में विजयगढ़ शांति, समृद्धि और खुशहाली का दूसरा नाम बन गया। रूपा और सोना उसकी सबसे बड़ी सलाहकार बनी और तीनों बहनों ने मिलकर प्रजा की ऐसी सेवा की जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि मार्गशीर्ष अमावस व्रत की यह चमत्कारी कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 बेटे थे और एक गुणवान बेटी थी। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर दी थी, लेकिन बेटी के लिए वर की तलाश जारी थी। काफी खोजने के बाद ब्राह्मण ने अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढा। शादी पक्की हो गई, लेकिन शादी से पहले एक ज्योतिषी ने उस कन्या की कुंडली देखी और उदास होकर कहा, हे ब्राह्मण, यह विवाह तो हो जाएगा, लेकिन विवाह के 7वें दिन ही तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी। इसके भाग्य में वैधव्य का योग है। यह सुनकर ब्राह्मण और उसका परिवार गहरे शोक में डूब गया। मां रोने लगी और पिता ने ज्योतिषी से इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा, इस योग को टालने का केवल एक ही उपाय है। यहां से बहुत दूर सिंहल द्वीप पर एक सोमा नाम की धोबन रहती है।
वह बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री है। अगर वह स्वेच्छा से अपना पुण्य तुम्हारी बेटी को दे दे या अपनी मांग का सिंदूर इसे लगा दे तो इसका वैधव्य योग कट सकता है। पिता ने अपने सबसे छोटे बेटे को बहन के साथ सिंहल द्वीप जाने का आदेश दिया। दोनों भाई बहन कठिन रास्तों और समुद्र को पार करके सिंहल द्वीप पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सोमा धोबन का घर एक बड़े बगीचे के बीच में है। वे दोनों भाई बहन सोमा धोबन के घर के पास एक पेड़ के नीचे रहने लगे। वे दोनों रोज सुबह जल्दी उठते और सोमा धोबन के सोकर उठने से पहले ही उसके घर का सारा काम कर देते। वे घर में झाड़ू लगा देते और आंगन को गोबर से लीप देते। जब सोमा उठती तो घर को इतना साफ सुथरा देखकर हैरान रह जाती। वह अपनी बहुओं से पूछती कि यह काम किसने किया है, लेकिन बहुएं कहती कि उन्हें कुछ नहीं पता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। सोमा धोबन के मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर कौन चुपचाप मेरी इतनी सेवा कर रहा है। एक रात वह जागी रही और छुपकर देखने लगी। उसने देखा कि एक युवा लड़का और लड़की उसके घर का काम कर रहे हैं। सोमा तुरंत बाहर आई और उनसे पूछा, तुम कौन हो और मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब ब्राह्मण की बेटी ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई और ज्योतिषी की भविष्यवाणी के बारे में बताया। उसने कहा, माता, मेरे भाग्य में वैधव्य लिखा है। हमें बताया गया है कि केवल आपके पुण्य के प्रभाव से ही मेरे पति के प्राण बच सकते हैं। लड़की की बात सुनकर और उनकी निस्वार्थ सेवा देखकर सोमा का दिल पसीज गया। उसने कहा, बेटी, डरो मत, मैं अपने पुण्य तुम्हें दूंगी। सोमा धोबन तुरंत उनके साथ चलने को तैयार हो गई, लेकिन घर से निकलने से पहले उसने अपनी बहुओं से कहा, मैं जा रही हूं। अगर मेरे पीछे से घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शव को जलाना मत, बस तेल में रखकर सुरक्षित रखना। मेरे लौटने तक इंतजार करना। इसके बाद सोमा धोबन उस ब्राह्मण कन्या के घर पहुंची। विवाह का दिन आया और जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, 7वें दिन कन्या का पति अचेत होकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। वहां हाहाकार मच गया, लेकिन तभी सोमा धोबन आगे आई। उसने भगवान का ध्यान किया और अपने मार्गशीर्ष मास के अमावस्या व्रतों का और अपने सतीत्व का पुण्य उस मृत शरीर को दान कर दिया। उसने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस युवक को लगाया और अपने पुण्य का फल उसे दिया, चमत्कार हुआ। वह मृत युवक अंगड़ाई लेकर ऐसे उठ बैठा जैसे सोकर उठा हो। यह देखकर सभी ने सोमा धोबन के चरणों में नमन किया। सोमा धोबन ने मार्गशीर्ष अमावस्या के व्रत का महत्व बताया कि कैसे इस दिन पितरों का ध्यान करने और दान पुण्य करने से अकाल मृत्यु तक टल जाती है। उधर सोमा के घर पर उसके पति की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब सोमा वापस लौटी और उसने पुनः ईश्वर का स्मरण कर मार्गशीर्ष अमावस्या के फल का संकल्प लिया तो उसका पति भी जीवित हो उठा। इस कथा का सार यही है कि जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करता है, दान करता है और भगवान विष्णु व लक्ष्मी का पूजन करता है, उसके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। पितरों की कृपा से उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो भक्तों, यह थी मार्गशीर्ष अमावस्या की वह दुर्लभ और पुण्यदायी कथा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कथा को सुनकर आपके मन को एक असीम शांति मिली होगी और आपकी अंतरात्मा में भक्ति का भाव और गहरा हुआ होगा। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, ईश्वर केवल महलों में नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भाव में बसते हैं। अगर आपने आज सच्चे मन से इस कथा का रसपान किया है तो निश्चित ही आपके और आपके परिवार के ऊपर श्री हरि विष्णु और आपके पितरों की कृपा जरूर बरसेगी। आज की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, अगर आपने यह कथा पूरी सुनी है तो अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि लिखना न भूलें। आपके लिखे हुए ये पवित्र शब्द ही प्रमाण होंगे कि आपने कथा को अंत तक ग्रहण किया है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक का बटन दबाकर अपना प्रेम हम तक जरूर पहुंचाएं और इस पुण्य को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी धर्म के मार्ग से जुड़ सकें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक, पौराणिक और मोक्षदायिनी कहानियों का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बनी घंटी को भी दबा दें ताकि प्रभु की भक्ति का यह सफर
कभी न रुके। जल्द ही मिलेंगे एक और नई दिव्य और चमत्कारिक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने कर्म अच्छे रखें, दूसरों की मदद करें और प्रभु का नाम जपते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।